तो आज की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे उसे रिवाइज करवा देता हूँ। और हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। क्या होते हैं स्पेक्ट्रम? मैंने बताया कि जब कोई वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न में डिविएट हो जाती है। इसे लाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया, जैसे जो रेनबो के कलर्स होते हैं, रेनबो अगर आपने देखा हो तो उसमें विबिग्योर जो पैटर्न होता है उसमें वॉयलेट कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ इंडिगो शुरू हो रहा है, कहाँ ब्लू शुरू हो रहा है, इसका कोई हमें जानकारी नहीं मिलता है ना। देर इज़ नो सेपरेटिंग बाउंड्री बिटवीन द कलर्स। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और दूसरा है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें पैटर्न्स जो हैं उनके बीच में एक सेपरेटिंग बाउंड्री एग्जिस्ट कर सकती है। आप हर कलर को सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हो। ये होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में दो तरह के मैंने स्पेक्ट्रम बताए, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में मैंने बताया कि जब किसी गैस के क्लाउड को, बादल को हीट किया जाता है स्पार्किंग से, अगर इलेक्ट्रिसिटी से, तो हीट जब देते हैं तो गैस में के पार्टिकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हमारे न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहे हैं, ये कोई ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे हम। और उससे एक ऊपर जो एनर्जी लेवल होगा उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और इसके लिए उसको हीट कहाँ से मिली, एनर्जी कहाँ से मिली, इस हीट से मिली। अब इलेक्ट्रॉन आ गया और जब हम यहाँ पे हीट का सप्लाई रोक देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वापस एनर्जी रिलीज करेगा। इस बार एनर्जी ये लाइट के फॉर्म में करता है। तो यहाँ पर हमें एक लाइट की रे ऑब्जर्व होती है, यहाँ पे लाइट की रेज। इन लाइट की रेज को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ऐसा पाया गया कि एक डार्क प्लेटफॉर्म अगर लें तो उस पर हमें कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई देती है। ये ब्राइट लाइंस अलग अलग कलर्स की होती है और इसी को ही इमिशन स्पेक्ट्रम कहा गया। अब देखो यहाँ पे हर एक लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में गया है। यहाँ पे देखो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स भी है इलेक्ट्रॉन के लिए। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। उन एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है कोई हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो पट्टिका है, स्पेक्ट्रम जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमें ब्राइट लाइंस मिलती है डार्क प्लेटफॉर्म पे। यानी कि अंधेरा है, काला काला है, और उस पर हमें ब्राइट लाइंस मिलने लगेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन था इमिशन स्पेक्ट्रम का। इसी तरह से बाद में मैंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, फिर एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसने एनर्जी को लिया, फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। और इस लाइट को जो प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें इस पे इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। और इमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ब्राइट लाइंस होती है डार्क प्लेटफॉर्म पे, और हर जो ब्राइट लाइट है वो इलेक्ट्रॉन के हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जो जंपिंग हो रही है उसे इंडिकेट करती है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें मैंने आपको इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। अब आज अपन पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो तरह के स्पेक्ट्रम अपन पढ़ रहे थे, पहला इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसे हिंदी में बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आइए समझते हैं।
जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हमने गैस के क्लाउड में हीट पास की थी, इस बार फिर हम कोई गैस का क्लाउड ही ले रहे हैं जिसमें एटम्स हैं। ये गैस का क्लाउड है, गैस क्लाउड। और गैस के क्लाउड में स्पेशली हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं। यहाँ पे ये जो गैस के क्लाउड हैं, ये मान लो इसमें एटम जो है वो है हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हमने हाइड्रोजन एटम्स को लिया इस गैस के बादल में। पिछली बार हमने इसमें हीट सप्लाई करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी, जहाँ पे स्पार्किंग हुई और उस स्पार्किंग से गैस के क्लाउड में जो एटम्स थे वो एक्साइटेड स्टेट में गए थे। इस बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं। हमने इस बार यहाँ पे क्या किया, वी आर नाउ टेकिंग ए लाइट सोर्स हियर। हम इस बार यहाँ पे एक लाइट का सोर्स ले लेंगे, वाइट लाइट का सोर्स लेने वाले हैं, है ना। सफ़ेद जो लाइट है, वाइट लाइट का सोर्स हम यहाँ पे लेंगे। तो ये सोर्स क्या करेगा, यहाँ से लाइट को रिलीज़ करेगा, यहाँ से लाइट निकलेगी। हमने क्या लिया, एक वाइट लाइट का सोर्स ले लिया। यह है सोर्स ऑफ वाइट लाइट, सोर्स ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, सफेद प्रकाश का स्रोत, इसे बोलेंगे सफेद प्रकाश का स्रोत। तो हमने एक वाइट लाइट का सोर्स ले लिया। अब ये वाइट लाइट जब इसमें से पास होगी, ये वाइट लाइट है, यहाँ पे वाइट लाइट की रे है वाइट लाइट। ठीक है, अब देखो वाइट लाइट जब पास होगी तो क्या होगा कि वाइट लाइट के अंदर तो सारे के सारे कलर मिक्स्ड होते हैं। विबिग्योर यहाँ पे पाया जाता है। विबिग्योर सारा का सारा क्या होता है, मिक्स्ड होता है, और मिक्स फॉर्म में वो हमें वाइट लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है। अब वाइट लाइट जब इससे गुजरेगी, गुजरने के बाद में क्या होगा कि देखो ये जो एटम है, हाइड्रोजन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम कुछ हीट को, एनर्जी को इस वाइट लाइट में से एब्जॉर्ब कर लेंगे। सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स, some light rays are absorbed by hydrogen atoms, तो कुछ लाइट की रेज जो है हाइड्रोजन एटम से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, है ना। कुछ किरणें हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अवशोषित की जाएगी, कुछ किरणें हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है, परमाणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है। तो कुछ रेज हाइड्रोजन के एटम जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब यहाँ से ये गुजरेगा, मान लो ऐसे कुछ रेज एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ रेज एब्जॉर्ब करने के बाद में जो वाइट लाइट निकलेगी यहाँ से, ये जो वाइट लाइट निकली है, कोई रिमेनिंग वाइट लाइट निकली है, या फिर इसको बोल देंगे रिमेनिंग लाइट। तो इस लाइट के अंदर कुछ किरणें एब्सेंट होगी। अब कौन कौन सी रेज एब्सेंट है इस लाइट में से जो निकली है यहाँ से, उसे अपन देखने के लिए क्या करते हैं, अपन सारा का सारा लिटा जो होता है ना, इसका खाता बही का काम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि कितनी रेज आई है, कितनी रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो इसको हमने क्या किया, प्रिज्म से गुजारा। अब प्रिज्म से गुजारेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डिविएशन होगा, है ना। डिविएशन होगा तो लाइट का डिस्पर्जन होगा, यानी कि लाइट अलग अलग कलर्स के फॉर्म में डिविएट हो जाएगी। तो यहाँ पे रेड कलर का पैटर्न मिलेगा, और अपन यहाँ पे वॉयलेट कलर का पैटर्न ले सकते हैं लास्ट में। यहाँ पे रेड कलर से लेके वॉयलेट कलर का पैटर्न हमें मिलने लगेगा, और बीचों बीच आता है यहाँ पे येलो कलर, इस तरह से, और ये येलो कलर वाला पैटर्न आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे हमें विबिग्योर का पैटर्न ही मिलेगा। देखो, क्योंकि हमने वाइट लाइट भेजी है इस गैस के क्लाउड में, तो कुछ रेज जो है एब्जॉर्ब हो गई है, और रिमेनिंग लाइट यहाँ से वाइट लाइट ही निकलेगी बाहर, लगभग वाइट ही होगी, लेकिन कुछ रेज यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। और कौन सी रेज एब्जॉर्ब हुई है उसे हमें देखना है। तो हम यहाँ पे ये विबिग्योर का जो स्पेक्ट्रम मिला हमें,
उसको अब ध्यान से अगर हम देखेंगे विबिग्योर को, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न को ही क्या बोलेंगे, इस विबिग्योर के पैटर्न को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम की खासियत क्या होती है, ये ध्यान से समझना। देखो, इस स्पेक्ट्रम की खासियत होती है कि जो मान लो ये कोई मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूँ, देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, क्योंकि इसका डायग्राम एग्जैक्टली बना पाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। तो मैं आपको एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का इमेज यहाँ पे दिखाता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप भी इसे सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे अपन गूगल पे इसकी इमेज देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देता है। आप ध्यान से इसको देखना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम जिससे आते हैं इनको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये आप स्पेक्ट्रम देखोगे, ये देखो बड़ी सी इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे। ये ऊपर वाला तो देखो इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। और नीचे वाला जो ये स्पेक्ट्रम है, देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। नीचे ये बड़ी सी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, देखो बोर्ड स्क्रीन पे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक तो ब्राइट प्लेटफॉर्म होगा पूरा, देखो विबिग्योर का पैटर्न मिल रहा है, लेकिन जो रेज एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, जो रेज एब्जॉर्ब हो चुकी होगी वो हमें यहाँ पे एब्सेंट शो होगी, है ना। मान लो रोटी के एक टुकड़े में से कोई एक आप बाइट ले लेते हो, तो वो बाइट जो है आपको क्या होगा, वो एब्सेंस दिखाई देगा ना। तो उसी तरह से आपकी वाइट लाइट पूरी तरह से गैस के क्लाउड में गई, लेकिन गैस के क्लाउड के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्राइट प्लेटफॉर्म बना विबिग्योर का पूरा, यहाँ पे रेड से लेके वॉयलेट तक का, और उसमें कुछ डार्क लाइंस आ गए। देखो ये डार्क लाइंस किसको इंडिकेट कर रही है, ये डार्क लाइन उस लाइट को इंडिकेट कर रही है जो एब्जॉर्ब हो चुकी है हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, ब्राइट प्लेटफॉर्म पे डार्क लाइंस मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, एक ब्राइट प्लेटफॉर्म होगा। मान लो ये ब्राइट प्लेटफॉर्म ले लिया, इस ब्राइट प्लेटफॉर्म पे हमें डार्क लाइंस मिलेगी। ये डार्क लाइंस क्यों मिल रही है, ये इंडिकेशन है कि कुछ लाइट की रेज जो है, क्योंकि देखो वाइट लाइट होती तो वाइट लाइट पूरी अगर आती तो पूरी में तो सब में होना चाहिए, सारा का सारा विबिग्योर का पैटर्न होना चाहिए था, लेकिन उसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो ब्राइट प्लेटफॉर्म है, ब्राइट प्लेटफॉर्म पे हमें डार्क लाइंस यहाँ पे मिलती जाएगी। तो ये हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसे बोलेंगे डार्क लाइंस ऑन डार्क लाइंस ऑन डार्क लाइंस ऑन ब्राइट प्लेटफॉर्म ऑफ विबिग्योर, ब्राइट प्लेटफॉर्म ऑफ विबिग्योर। ठीक है, जो विबिग्योर का ब्राइट प्लेटफॉर्म है, विबिग्योर का मैंने देखो यहाँ पे ये बनाया नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वॉयलेट कलर ही है और यहाँ पे ये रेड कलर है, पर वो कंटिन्यूस फॉर्म में है ना। विबिग्योर का जो एक रेनबो टाइप का पैटर्न होता है ना, वैसा पैटर्न है, जैसा मैंने अभी बताया आपको इमेज। तो ये विबिग्योर का ही पैटर्न है पूरा का पूरा, इस तरह से। ठीक है, ये विबिग्योर का ही पैटर्न होगा, और उस विबिग्योर का जो ब्राइट पैटर्न है, उस ब्राइट पैटर्न में क्या मिला हमें, कुछ लाइंस मिली, डार्क लाइंस, और इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब ये डार्क लाइंस क्यों मिली, इसका एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे वही सेम बात, हाइड्रोजन एटम है, एटम के चारों ओर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एटम ले लेता हूँ, ये मान लो हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल में, अलग अलग ऑर्बिटल्स में, ऐसे इस तरह से मान लो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स।
अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही इस हाइड्रोजन एटम में से, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल में चक्कर लगा रहे हैं, तो जैसे ही वाइट लाइट आई तो वाइट लाइट को, कुछ लाइट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके क्या कहाँ चला गया, हाई एनर्जी लेवल में चला गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, है ना। तो ग्राउंड स्टेट से ये किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से। कैसे चला गया, बाय टेकिंग एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ली। ये एनर्जी किस फॉर्म में ली, लाइट के फॉर्म में ली। जो हमारा लाइट का सोर्स था जिससे विबग्योर निकल के बाहर आ रहा था, वहाँ से लाइट के फॉर्म में पूरी एनर्जी यहाँ पे ले ली। अब एनर्जी यहाँ पे जब ली तो ये जो एनर्जी यहाँ पे खर्चा हुआ है, हमारी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जो हुआ है, वो डेफिनेटली हमारा जो विबग्योर का सिंपल पैटर्न है उस पर हमें एब्सेंस शो करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, जो ब्राइट प्लेटफॉर्म है विबग्योर का, उसके ऊपर डार्क लाइंस मिल जाती है। डार्क लाइन क्या होती है, हर एक डार्क लाइन उस लाइट के एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करती है, जिस लाइट को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ईच डार्क लाइन इंडिकेट्स, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ईच डार्क लाइन indicate that ray of light, that wavelength of light, that wavelength है ना, that wavelength of light which has been absorbed, that wavelength of light which has been या फिर have been absorbed by electron for moving from ground states to excited state, moving from ground state to excited state। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो हर एक जो डार्क लाइन है, जो काली पट्टी है, हर एक काली पट्टी प्रकाश की उस तरंग दैर्ध्य को इंगित करेगी जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की गई है आद अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाने के लिए। प्रत्येक, हिंदी में लिख देते हैं इसको, प्रत्येक काली रेखा प्रकाश की उस तरंग दैर्ध्य को दर्शाती है, उस तरंग दैर्ध्य को दर्शाती है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की गई किसके लिए, आद अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाने के लिए, सक्रिय अवस्था में जाने के लिए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि भाई ये डार्क लाइंस क्यों दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस का क्लाउड है हाइड्रोजन एटम्स का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इन लाइट की रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, और इन लाइट की रेज को जब एब्जॉर्ब किया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, वो यहाँ पे हमें एब्सेंटली दिखाई देगी। यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगा उस लाइट का, और लाइट का एब्सेंस हो जाएगा तो वो एक एज ए डार्क लाइन की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिला। आई बात समझ में? ओके। इस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता था, इमिशन स्पेक्ट्रम में जब हीट देते थे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया,
लेकिन जैसे ही हीट की सप्लाई रोक दी तो इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आया तो उसने एनर्जी को रिलीज़ किया जो कि लाइट के फॉर्म में थी। और जो लाइट के फॉर्म में एनर्जी थी तो वो एनर्जी क्या कर रही थी, जब उस प्रिज्म से गुजारा तो हमें इस तरह से हमें डार्क प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्राइट लाइंस मिल रही थी। वो कहाँ पे था? इमिशन स्पेक्ट्रम में था। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या मिला हमें? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया और जिस लाइट की एनर्जी, जिस लाइट की वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया था, वो वेवलेंथ हमें यहाँ पे एब्सेंट दिखाई दी। तो इस वजह से हमें डार्क लाइंस मिली है ब्राइट प्लेटफॉर्म पे। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसके बारे में थोड़ा और मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे बाल्मर। एक्चुअल में ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले जो स्टडी थी एक बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बाल्मर एक छोटे मोटे साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा था। तो बाल्मर डिस्कवर्ड दीज स्पेक्ट्रम्स। बाल्मर नाम का साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड दीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स। ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, दीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ये निकाले गए थे। तो डिस्कवर्ड दीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाल्मर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखें कि कोई भी जो एटम होगा उसका जो स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न होगा, यानी कि यहाँ पे ये जो लाइनें आई है, ये लाइनें जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 2 3 4 5 आ गई, यहाँ पे 2 पास पास में है, यहाँ पे दूर दूर में है, यहाँ पे फिर पास पास में है। तो ये जो स्पेक्ट्रम का पैटर्न होता है, ये पैटर्न हाइड्रोजन के लिए ऐसा मिला है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा एटम लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट मिलेगा, और तीसरा कोई एटम लेंगे तो अलग मिलेगा। हर एक एटम के लिए ये जो स्पेक्ट्रम्स का जो पैटर्न है वो डिफरेंट पाया जाता है। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में तो न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है ना। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम में जाऊँ तो 2 प्रोटॉन आ जाएंगे, लिथियम में 3 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का साइज भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फिर इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में कैसे एडजस्टेड है वो भी हर एटम के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वो हर एटम के लिए अलग अलग तरह से देगा। तो हर एटम के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वेवलेंथ होगा लाइट का वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से हमें हर एटम के लिए ये जो पैटर्न है स्पेक्ट्रम पैटर्न ये डिफरेंट मिलता है। तो दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो ये था कि फॉर एवरी डिफरेंट एटम हर एक डिफरेंट परमाणु के लिए यूनिक बहुत ही यूनिक स्पेक्ट्रम पैटर्न मिलता है। यूनिक स्पेक्ट्रम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। स्पेक्ट्रम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। प्रत्येक अलग परमाणु के लिए एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। यानी कि जो ये लाइनें मिली है, मतलब होता है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यानी कि ये जो लाइनें मिली है एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रम की, इन लाइंस का पैटर्न जो होगा हर एक एटम के लिए अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन का एटम का अलग स्पेक्ट्रम होगा, हीलियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, यूरेनियम का अलग होगा। तो जितने भी इस दुनिया में एटम्स हैं उन एटम्स को जब हम गैस क्लाउड में कन्वर्ट करेंगे और उनका फिर हम स्पेक्ट्रम जब लेंगे, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे इमिशन हो, तो ऐसा पाया गया कि दुनिया में कोई भी अगर एटम है तो उसका अलग स्पेक्ट्रम मिलता है, एक यूनिक स्पेक्ट्रम मिलता है।
देखो यही कारण है कि जो स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एटम का, उसे उस एटम का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है. दैट्स वाई स्पेक्ट्रम्स ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स फिंगरप्रिंट, है ना. स्पेक्ट्रम्स आर कॉल्ड fingerprints of an atom. Spectrums are called fingerprint or called fingerprint of atom. क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता हो हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है यूनिक होता है, उसमें पैटर्न जो होता है यूनिक होता है. तो वैसे ही एटम के अंदर से अगर हम स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं तो हर एटम का वो यूनिक होता है. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट कहते हैं स्पेक्ट्रम को एटम का. तो हिंदी में लिख लोगे इसको, स्पेक्ट्रम को परमाणुओं का फिंगरप्रिंट कहा जाता है. फिंगरप्रिंट कहा जाता है. जैसे हर इंसान की पहचान होता है उसका फिंगरप्रिंट, थंब का इम्प्रेशन, वैसे ही हर एटम का पहचान जो होता है उसके स्पेक्ट्रम से देखा जाता है. जैसे आपने सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल में 128 के अराउंड एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो ये जो 128, 130, 120 ये जो एलिमेंट आइडेंटिफाई किए गए, ये कैसे किए गए? तो इनके लिए एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में लेते हैं. जैसे ये सारा जो अरेंजमेंट होता है ना, इस पूरे अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, काम आता है एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. ये पूरा एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम कोई भी नया एटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसा कि आपने देखा कि नया एटम को डिस्कवर करना एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि इस दुनिया में टाइप्स ऑफ एटम जो हैं वो फिक्स हैं, है ना. 130 हो गए, 120 हो गए. तो हर कोई चाहेगा कि वो एटम को डिस्कवर कर दे और उसका एटम का नाम अपने नाम के ऊपर रख ले. जैसे रदरफोर्डियम आता है ना. आपने देखा होगा कि आगे कई सारी कंट्रीज जो है वो झगड़ा भी करने लगती है कि मैंने डिस्कवर किया, मैं रखूँगा नाम. तो यहाँ पे एटम्स को डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है. लेकिन डिस्कवर करने के बाद में आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि जो आपने एटम डिस्कवर किया है वो एकदम नया है, एकदम यूनिक है. तो इसके लिए क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता है. आई बात समझ में? स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं एटम्स की यूनिकनेस को पहचानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. और जैसा कि एक और बात आपने देखा होगा या सुना होगा अखबार में वगैरह में कि जो सन है, सूर्य है, सन में हीलियम और हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है. तो यहाँ पे अर्थ पे बैठे बैठे हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि वहाँ पे हीलियम है या हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे अर्थ सूर्य पे, सन पे हीलियम ज़्यादा मात्रा में है. उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो सन है उसका स्पेक्ट्रम लिया. उस स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न है हमने यहाँ पे चेक किया कि अर्थ पे उस पैटर्न का कौन सा एटम यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है. तो हमने जब मैच कराया तो जो स्पेक्ट्रम पैटर्न हमने सन से मिला वो स्पेक्ट्रम पैटर्न आइडेंटिकल था हीलियम के स्पेक्ट्रम पैटर्न से. उससे हमें कंफर्मेशन मिला कि जो सन है वहाँ पे क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है. तो यहाँ पे एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिख लो कि स्पेक्ट्रम की मदद से हम जो गैलेक्सीज हैं या डिस्टेंट स्टार है उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है उनके बारे में पता लगा सकते हैं. बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी we can identify elements of distant stars. ठीक है.
जो दूरस्थ सितारे हैं उनमें हम तत्वों को पहचान सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम दूरस्थ ग्रहों पर क्या पता लगा सकते हैं? तत्वों की पहचान कर सकते हैं। तत्वों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तत्वों की पहचान कर सकते हैं। जैसे सन वाला मैं एग्जांपल आपको थोड़ा सा और इलोबरेट करके हुए समझा देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि ये सूर्य है, मान लो, ठीक है, ये सूरज है। ये सन जो है ये चारों ओर हीलियम गैस के क्लाउड से ढका हुआ है। ऐसे यहाँ पे इसके चारों ओर जो गैस है वो कौन सी है? हीलियम गैस है। यहाँ पे हीलियम मौजूद है, ऐसा एब्जॉर्ब किया गया है कि ये हीलियम के क्लाउड में ऑक्यूपाइड है, ये हीलियम है। तो यहाँ पे देखो ये हीलियम के एटम हुए। अब सन से कोई वाइट लाइट निकली, सन से जब वाइट लाइट निकली तो हीलियम के एटम ने क्या कर लिया? कुछ लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे जब लाइट एब्जॉर्ब हो गई है और इसे जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वही सेम बात हमें यहाँ पे विबग्योर का पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न में हमें कुछ जो रेज है वो जो एब्जॉर्ब हो चुकी लाइट की रेज है वो यहाँ पे एब्सेंट मिलेगी। तो ये कैसा स्पेक्ट्रम होगा? एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे हमें मिलने वाला है जब यहाँ पे हीलियम के गैस के क्लाउड क्या करेंगे? उस सन से आने वाली वाइट लाइट में से कुछ रेज को खा जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ से हम प्रिज्म में जब गुजारेंगे तो यहाँ पे वो लाइट की रेज हमें एब्सेंट मिलेगी। तो हमें कैसा मिलेगा? एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और उस स्पेक्ट्रम को जब हम मैच कराएंगे हमारे अर्थ पे जो मौजूदा एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम की हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है ना, उस रिकॉर्ड से मैच कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई सन जो है वो किससे घिरा हुआ है? हीलियम गैस से घिरा हुआ है। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। आई समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है? तो अब ये हो गया। अब बाल्मर ने क्या किया? बाल्मर ने इस एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली एक फॉर्मूले में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो मैथमेटिकली बाल्मर ने क्या किया? एक फॉर्मूला दिया। मैथमेटिकली गणितीय रूप से बाल्मर ने क्या बोला कि जो वेवलेंथ गायब हो रही है या अपीयर हो रही है स्पेक्ट्रम में, उन वेवलेंथ का जो वेव नंबर है, वेव नंबर को कैसे दिखाते हैं? वेव नंबर को दिखाते हैं 1/λ से, और इसको वी बार से भी दिखा सकते हैं। तो बाल्मर ने बताया कि जो ये वी बार है या वेवलेंथ है जो स्पेक्ट्रम के अंदर गायब हो रही है या अपीयर हो रही है एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम में, इसका वेव नंबर अपन इस फॉर्मूले से दे सकते हैं 10677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया 109677, यहाँ पे 9677 ये फॉर्मूला दिया कि कोई भी वेवलेंथ जो अपीयर नहीं हो पा रही है, जो गायब हो रही है या फिर आ रही है, उस वेवलेंथ को अपन इस फॉर्मूले से दे सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू, या फिर वी बार, ये क्या हो गया? अपना वेव नंबर हो गया, तरंग संख्या हो गई। यह है वेव नंबर, तरंग संख्या। ठीक है, तो किसी भी वेवलेंथ का जो वेव नंबर है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, इस तरह से चलती रहती है। n की वैल्यू 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ मिलेगी, अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी, और वो सारी वेवलेंथ को अपन बाल्मर सीरीज बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, बाल्मर श्रेणी बोलते हैं, बाल्मर श्रेणी बोला जाता है।
और ये जो कांस्टेंट होता है 1096677, इसे बोलते हैं रेबर्ग कांस्टेंट। रेबर्ग कांस्टेंट, रेबर्ग नियतांक, रेबर्ग नियतांक। इस 1096677 को रेबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ये बाल्मर ने दिया था और इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बारे में मैं चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। ये बाल्मर सीरीज क्या होती है, बाल्मर के अलावा और भी दूसरी सीरीज होती है, जैसा लाइमन होता है, लाइमल, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेन, फंड, हेनफ्रे। तो ये अलग अलग सीरीज यहाँ पे डिस्कवर की गई थी स्पेक्ट्रम के माध्यम से, तो उनको भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आगे अपन लेंगे कल की क्लास में